श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। अब इससे पहले हमने प्लानिंग को स्टडी किया है जिसमें हम अपने बिजनेस में जो भी काम होने वाला है उसको लेके प्लान्स बनाते हैं। वी मेक प्लान्स अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि वो जो प्लान्स हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में जानने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली होता क्या है, मैं इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्लान को कैरी आउट करने के लिए जो कुछ भी तैयारी हमें करनी पड़ती है, वॉट एवर प्रिपरेशंस वी नीड टू डू और वॉट एवर प्रिपरेशंस वी डू, उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। जैसे हम अपने रियल लाइफ में भी करते हैं कि हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टी या फिर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कुछ भी तैयारी हमें उसमें करनी होती है वो सारा का सारा तैयारी हम उसमें करते हैं। तो सिमिलरली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जितने भी तैयारियां होनी चाहिए किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सब ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। तो चलिए ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहली मीनिंग जानते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज, ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग जॉब पोजीशंस। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस जिसमें कि हम सबसे पहले ग्रुप करेंगे बहुत सारे एक्टिविटीज़ को, मतलब जो जो एक्टिविटीज़ होने हैं उनको हम लोग ग्रुप्स में बांट देंगे। फिर हम लोग जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको साथ में लाएंगे और रिलेशनशिप्स, मतलब जिसको जो काम उसको करना है वो उसको वो वाला काम दे देंगे। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज की एक बिजनेस फर्म में कौन कौन से एक्टिविटीज होने हैं। फिर उसके बाद है ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, फिजिकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज को भी साथ में लाना। एंड नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग जॉब पोजीशंस, जॉब पोजीशंस के अमंग में अथॉरिटी रिलेशनशिप्स देना। मतलब सबसे पहले तो ये पता करो कि क्या काम करना है, फिर उस काम को करने के लिए क्या लगेगा और फिर उस काम को जिस आदमी के हिसाब से उसको जाना चाहिए उसको दे देना। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसको उसके हिसाब का काम मिलना चाहिए। एक अगर सुपरवाइज़र है उसको सुपरवाइज़र का हिसाब से काम मिलना चाहिए। एक लेबर है उसको लेबर के हिसाब से काम मिलना चाहिए। सो इन जनरल वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जनरल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सब कुछ को एक ऑर्डर में रखना और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूज जो कि रिसोर्सेज का हो सकता है उसको करना। द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू इनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। एंड ऑर्गेनाइजिंग का एम क्या होता है कि वो जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं उन सभी को वो एक टोटल पर्पस के साथ काम करने के लिए दे, उन सभी को एक सिंगल पर्पस के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मतलब होता है कि एक बिजनेस फर्म में हमें जो भी प्लान्स एग्जीक्यूट करना है उसके लिए तैयारी करना। अब इसमें हम लोग तैयारी किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कि कौन सा काम करना है, फिर उसके बाद उन कामों को बांट देते हैं लोगों के बीच में और फिर उसके बाद हम रिसोर्सेज को देखते हैं कि रिसोर्सेज कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं एंड हम उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एंड कितने काम करने हैं उसके हिसाब से बाद में लोगों को काम दे देते हैं, लोगों को काम उसके हिसाब से दिया जाता है। तो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, मतलब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयारी करना। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ द टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। दिस डिविजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। Thus organizing promote specialization which in turn leads to efficient and speedy performance of task। अब हम जानते हैं कि सारा काम मिलके कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। एक बिजनेस फर्म में जितने भी काम होते हैं वो सब कोई साथ में मिलके करे तो ही हो सकता है, वो कोई सिंगल आदमी नहीं कर सकता है। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें होता क्या है कि एक आदमी जो है वो सिर्फ एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन या फिर वो एक ही चीज में माहिर हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजिंग से होता क्या है कि क्योंकि इसमें हम लोग काम को बांट के
स्पेशलाइज्ड लोगों को दे देते हैं, मतलब जो लोग उस फील्ड में सबसे बेस्ट हैं उनको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है मैनेजर का काम जो है सबसे बेस्ट मैनेजर्स को देते हैं, एमबीएस को देते हैं, फिर जो है लेबर का काम जो है वो सबसे बढ़िया लेबर को देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आदमी को सिर्फ एक ही टाइप का काम मिल रहा है, एंड क्योंकि वो उसी काम को रिपीटेटिवली करता जाता है, ये हमने फेयर्स के प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी को एक ही टाइप का काम मिलना चाहिए, और वो उसी काम को जब बार बार करता रहेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज कर जाएगा। तो सिमिलरली जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी को एक ही टाइप का काम मिलता है और वो उसी काम को बार बार करता रहता है तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाता है, वो उसमें माहिर हो जाता है। और जैसे ही वो उसमें माहिर हो जाता है तो उसी समय पे क्या होता है कि वो जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। उसका पूरी क्षमता के साथ काम करना बिजनेस फर्म के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें हर एक आदमी जो कि काम कर रहा है वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। सो इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ द टोटल वर्क एंड नॉट द होल वर्क। पूरा काम किसी को भी नहीं मिलता है, सबको काम का एक हिस्सा ही मिलता है। दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड रिपीटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। एंड ये जो छोटे यूनिट्स में उसको बांट देना और बार बार उसको करना जो है वो स्पेशलाइजेशन में लीड कर देता है। दस ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन विच इन टर्न लीड्स टू एफिशिएंट एंड स्पीडी परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है तो इससे जो है टास्क जल्दी होते हैं और अच्छे से हो पाते हैं। इसके बाद आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक काम को करने के लिए किस आदमी को वो काम देना चाहिए, एंड जिस आदमी को हम वो काम दे रहे हैं उसे किस लिमिट तक उस काम को करना चाहिए, ये हम इसमें जान पाते हैं। इसमें क्लैरिटी होता है वर्किंग रिलेशनशिप के साथ, मतलब एक आदमी को अपने पोजीशन के हिसाब से जो काम दिया गया है वो उसको कैरी आउट करने के लिए कितना करना होगा उसे, वो इसमें क्लैरिफाइड रहता है। सो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल डिफाइंड जॉब्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें क्या होता है कि पोजीशन के हिसाब से लोगों को जितना काम करना है वो काम का एक क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि इस आदमी को अपने पोजीशन के हिसाब से इतना काम करना है, इसको उतना काम करना है। तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हर एक आदमी को मालूम रहता है कि उसे कितना काम करना है। फॉर एग्जांपल एक लेबर जो है उसे फिजिकल वर्क ज़्यादातर केस में करना पड़ता है। अब वो एक मैनेजर का काम तो नहीं कर सकता, ना ही वो सुपरवाइजर का काम कर सकता है। एक सुपरवाइजर जो है वो एक मैनेजर का काम नहीं कर सकता है, उसे सुपरवाइजिंग तक ही अपना काम को लिमिट करके रखना होगा। तो इससे क्या होता है कि हर एक आदमी जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको मालूम रहता है कि उसे अपना काम किस लिमिट तक करना है, एंड वो सिर्फ उसी लिमिट तक काम को करता है, जिससे कि वर्किंग रिलेशनशिप जो है, द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग, की इस आदमी को अपने हिसाब से इतना काम करना है, इस आदमी को अपने हिसाब से उतना काम करना है, वो सब एक रिलेशन में होता है। दैट इज इन अ पर्टिकुलर रिलेशन। एक आदमी अपने लिमिट के हिसाब से किसी भी काम को करता है। फिर इसके बाद आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। Clarity in working relationships enables proper execution of work which results in effective administration. अब हमने इससे लास्ट के पॉइंट में पढ़ लिया था कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हर एक आदमी जो कि स्पेसिफिक पोजीशन पे काम कर रहा है उसको मालूम चलता है कि उसको कितना काम करना है, उसे कितने लिमिट तक में काम करना है, व्हाट इज द लिमिट इन विच ही हैज टू डू द वर्क। तो क्योंकि उसे मालूम रहता है कि उसे कितना लिमिट तक में काम करना है तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को मालूम है कि उसे इतना प्रोडक्शन करना है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले को मालूम है कि उसे अकाउंटिंग का काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को मालूम है कि उसे इतना काम करना है, फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको मालूम है उसको इतना काम करना है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट को मालूम है उसे इतना काम करना है। तो इसमें हर एक डिपार्टमेंट को मालूम है कि उसे कौन सा काम करना है, एंड ये भी मालूम है कि उसे सिर्फ वही काम करना है, उसे कोई दूसरा काम नहीं करना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ अपना ही काम करते हैं, दूसरे के काम में नहीं करते हैं, एंड इससे जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता है, एंड इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम कर पाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स, क्योंकि सबको कन्फ्यूजन नहीं है थोड़ा सा भी, सबको मालूम है कि मुझे ये काम करना है तो वो वही काम करते हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन विच अराइजेस अमंग पीपल।
इसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। तो इससे प्रीवियस पॉइंट में हमने पढ़ा था कि सबको मालूम रहता है कि उन्हें कौन सा काम करना है, तो कभी भी कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आदमी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं करेगा, ना ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का आदमी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि हर एक आदमी अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड रहेगा एंड वो सिर्फ उसी फील्ड का काम करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। अब अगर ऐसा होता कि जिस डिपार्टमेंट का आदमी को जो भी काम करने का मन है वो काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कभी कभार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल सकता है। अब क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा माहिर है, प्रोडक्शन में उतना नहीं माहिर है, तो हो ही सकता था कि जब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आए तो वो जो है उतना जल्द अच्छे से काम नहीं करे एंड इससे जो है वेस्टेज हो। ऑन दी अदर हैंड जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में आएगा तो उसको अकाउंटिंग का उतना नॉलेज नहीं है, तो वो अकाउंटिंग में रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएगा। बट क्योंकि हर एक आदमी को मालूम है कि उसे उसी डिपार्टमेंट में काम करना है, सो बिकॉज ऑफ दिस एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ क्लैश नहीं करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। फिर इसके बाद आता है अडॉप्शन टू चेंज। अ प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल विच फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट टू चेंजेस इन वर्कलोड कॉज्ड बाय चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज एंड मार्केट्स। अब ये हमने अपने लगभग हर एक चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, हम जिस वर्ल्ड में अपना बिजनेस करते हैं वो एक डायनेमिक है, वो एक डायनेमिक नेचर वाला है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। तो हमें भी उस चेंज के साथ कोप अप करना होगा तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, देन ओनली विल आवर बिजनेस बी एबल टू सर्वाइव। तो क्योंकि हमें उस चेंज के साथ कोप अप करना होगा तभी हम उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ये हमारी मदद करता है। अगर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजिंग होगा तो हम आराम से चेंजेस के साथ अपना काम कर सकेंगे, हमें चेंजेस से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये कैसे इसको समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ कि अकाउंटिंग जो है वो पहले हाथ से होता था, अब वो कंप्यूटर से हो रहा है, तो अगर उसमें एफिशिएंट ऑर्गेनाइजिंग होगा तो इससे होगा क्या कि जितने भी लोग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हैं वो लोग धीरे धीरे करके अपना काम सीख जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में सभी लोग मिलकर काम कर सकते थे तो इससे सभी लोग जो हैं वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को संभालने की कोशिश करते, लेकिन सबसे तो सारा काम नहीं हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो एकदम बुरी हालत में हो जाता था। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं मार्केट में उनसे जो है हम अच्छे से निपट सकते हैं व्हेन वी हैव अ प्रॉपरली डिजाइन्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Next is expansion and growth. It helps in growth and diversification of an enterprise by adding more job positions, departments, product lines, new geographical territories, etc. अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, हमें अपना बिजनेस में बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रखना पड़ता है, हमें अपना जो बिल्डिंग्स हैं उनको ज़्यादा भाड़ा करना पड़ता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम अपने काम को बांटते हैं, तो जितना ज़्यादा काम बटेगा उतना ज़्यादा लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो जितने लोग हमारे बिजनेस में काम करेंगे उससे होगा क्या कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे में पहले जब ऑर्गेनाइजिंग नहीं था तो 500 लोग काम करते थे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद मालूम चला कि 900 1000 लोगों की जरूरत है। तो ये जो 500 400 लोग जिनको एक्स्ट्रा काम मिला है ये ग्रोथ होता है। फिर पहले जब हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं करते थे तो हमारा सिर्फ एक ही में काम होता था, वो भी अच्छे से नहीं होता था, एक ही प्लांट में या फिर एक ही बिल्डिंग में काम होता था। अब हमें 2 या 3 बिल्डिंग चाहिए, तो इससे क्या होता है कि हमारा ग्रोथ होता है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ अ कंपनी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से होता है। फिर इसके बाद आता है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये है कि ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए इन ऑर्डर टू डू ऑर्गेनाइजिंग व्हाट आर द स्टेप्स विच इज डन। अब ध्यान रहे ये जितने भी स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस में होने वाले स्टेप्स हैं, ये एक प्रोसीड्योर है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजिंग होता है। इसमें कोई भी स्टेप बिना दूसरे के नहीं हो सकता है। इसमें एक स्टेप तभी कैरी आउट होता है जब उससे पहले वाला फुलफिल हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द टोटल वर्क टू बी डन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक लॉट्स एज अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान्स। डिवाइडिंग द वर्क इनटू लॉट्स इज नेसेसरी बिकॉज द एंटायर वर्क कैन नॉट बी डन बाय वन इंडिविजुअल। डिवीजन ऑफ वर्क फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स एंड स्किल्स। अब हम जानते हैं कि एक ही आदमी मिल के सारा काम नहीं कर
कर सकता है। वन पर्सन कैनॉट सिंगल हैंडेडली डू ऑल द जॉब्स। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हम स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में बांट दें, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी काम कर रहे हैं, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, we need to divide that work into specific lots। हमें उसे lots में बांट देना होगा। हमें एक बड़ा काम मिला है तो हमें उस बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना होगा। एंड छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने से क्या होगा कि वर्क लोड पर पर्सन डिक्रीज कर जाएगा एंड इससे हर आदमी अच्छे से काम कर पाएगा। तो पहला स्टेप है कि काम को पहचानो कि काम क्या है, टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क वी हैव टू डू, एंड फिर उस काम को बांट दो, उसको छोटे छोटे लॉट्स में बांट दो। फिर इसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। वंस जॉब्स एंड एक्टिविटीज आर डिफाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई और ग्रुप देम इनटू मैनेजेबल यूनिट्स एंड प्लेस ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज अंडर द चार्ज ऑफ अ मैनेजर। सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज आर कंबाइंड एंड ग्रुप्ड इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स और सेक्शन। फिर इसके बाद आता है कि हमने काम को तो बांट दिया, अब जितने भी लोग एक ही टाइप का काम कर रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर रूम में दे दो, मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बना दो। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस फर्म है जिसमें वीडियो एडिटिंग का काम होता है, तो उसमें जो लोग कलर ग्रेडिंग का काम करते हैं उन सबको एक में रख दो। फिर उसके बाद जो ऑडियो का काम करते हैं वो एक में रख दो। फिर उसके बाद जो वीडियो का पोस्ट प्रोडक्शन में काम करते हैं उनको एक में रख दो। तो ये जो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दे रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब सबसे पहले तो ये देखो कि काम क्या है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों में से जो जो काम सिमिलर लगे कि हाँ ये सब काम एक जैसा है, उन सबको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बांट दो। एंड इसी को हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। उन सबको एक डिपार्टमेंट में छांट दो एंड उन सबको हम लोग एक हेड के अंदर में दे देंगे जिसको कि हम लोग मैनेजर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के अंदर में जो कुछ भी होगा वो सब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। फिर जब ट्रांसपोर्ट के अंदर में जो कुछ भी होगा वो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। फिर जो पैकेजिंग में जो कुछ भी होगा वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। फिर मार्केटिंग में जो कुछ भी होगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। तो ये जो हमने अलग अलग लोगों को जो कि एक टाइप का काम कर रहे हैं उनको अपने काम के हिसाब से कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना। फिर इसके बाद आता है असाइनिंग ड्यूटीज। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इज असाइंड टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट। व्हाइल असाइनिंग ड्यूटीज द क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ पीपल शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। देयर शुड बी प्रॉपर मैच बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि काम को ढूंढो और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। फिर उसके बाद आया कि काम को डिपार्टमेंट्स में बांट दो, डिवाइड द वर्क इनटू स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। एंड इसके बाद आता है कि जो जो डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपना ड्यूटी दे दो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उनका काम दे दो कि उन्हें क्या करना है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट को उनका काम दे दो कि उनको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को काम दे दो कि उनको क्या करना है, फिर उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट को काम दे दो उनको क्या करना है। एंड ये जो काम है ये एक आदमी के कैपेबिलिटीज के हिसाब से देना चाहिए। मतलब जितना काम एक आदमी कर पाएगा सिर्फ उसे उतना ही काम मिलना चाहिए। वो जितना नहीं कर सकता है वो उतना काम उसको कभी भी नहीं मिलना चाहिए। अ पर्सन शुड नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा वर्क। जितना काम वो कर सकता है, द अमाउंट ऑफ वर्क विच ही विल बी एबल टू डू, उसे सिर्फ उतना ही मिलना चाहिए। ही शुड नॉट बी गिवन एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क टू डू। फिर इसके बाद है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आफ्टर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज गिवन टू ईच इंडिविजुअल। फॉर इंस्टेंस द प्रोडक्शन मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू परचेज मटेरियल्स एंड मशीनरी, डिसाइड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड सो ऑन। तो इसके पहले वाले पॉइंट में हमने हर एक आदमी को उसके पोजीशन के हिसाब से काम दे दिया। अब काम देने के बाद हम उसे पावर दे रहे हैं। काम के साथ साथ पावर भी आता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनको अपने काम के हिसाब से पावर्स मिलने चाहिए। दे शुड बी गिवन पावर्स अकॉर्डिंग टू द वर्क विच दे आर डूइंग। सो दैट इज व्हाट वी कॉल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है एंड जो जिस रैंक पे काम कर रहा है उसको जो है उसके पोजीशन के हिसाब से अथॉरिटी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर है उसको मैनेजर के हिसाब से पावर मिलनी चाहिए कि वो मैनेजर का डिसीजन ले सकता है। जो सुपरवाइजर है उसको सुपरवाइजर का हिसाब से मिलना चाहिए कि वो सुपरवाइजर का हिसाब से डिसीजन ले सकता है। मतलब
उसको एक पावर देना, उसी को हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। अब हमने सबको अपना काम दे दिया, सबको अपना पावर दे दिया, अब सब काम स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जितना भी एक्टिविटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट करके रखना, उनको मेंटेन करके रखना। द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर देन प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड। इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पोजिशंस आर क्लियरली डिफाइंड सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम whom he is to take orders and to whom he can issue orders। अब काम तो हो रहा है लेकिन उस काम को मेंटेन करना भी तो जरूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेंटेन द वर्क। सो वॉट वी नीड टू डू इज कि एक बार हमारा काम स्टार्ट हो गया तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या काम ठीक से हो रहा है या फिर काम ठीक से नहीं हो रहा है। इफ द वर्क इज नॉट बीइंग परफॉर्म्ड करेक्टली, हमें उसे ठीक करना होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करके रखना, उनको एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हमेशा चालू रखना। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमेशा चालू रहे, ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चालू है एंड जो शिपिंग डिपार्टमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो बंद है। सारे डिपार्टमेंट्स ताकि सही से काम करें इसको इंश्योर करना। एक तरीके से हम इसको इंस्पेक्शन बोल सकते हैं कि हमारा जितना भी डिपार्टमेंट्स है उसको देखना कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। सो इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पोजीशंस आर क्लियरली डिफाइंड सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम whom he is to take orders and to whom he can issue orders। तो एक आदमी को मालूम होना चाहिए कि उसे ऑर्डर किससे लेना है एंड उसको ऑर्डर किसको देना है, मतलब उसको किस तरीके से काम करना है वो उसे मालूम होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट में हम लोग बेसिकली जो भी काम हो रहा है उसके ऊपर एक थर्ड आई रखते हैं, उसके ऊपर हम एक तीसरा आंख रखते हैं कि हाँ ये काम ठीक से हो रहा है या फिर ये काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टेप्स जो कि ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं उसको छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हम लोग अपना काम को ढूंढ लेते हैं और काम को जिस आदमी को जिस हिसाब से करना चाहिए उसको उस हिसाब से वो काम दे देते हैं। फिर इसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन कि जो आदमी एक जैसे काम कर रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में दे दो। फिर इसके बाद आता है असाइनिंग ड्यूटीज, जो आदमी काम कर रहे हैं उनको उनका काम दे दो कि उन्हें ये काम करना है। फिर उसके बाद है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कि जो आदमी जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए उन्हें पावर दे दो। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर है उसको मैनेजर का पावर, जो सुपरवाइजर है उसको सुपरवाइजर का पावर। एंड इसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज कि एक बार हमारे सारे एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट होने लग गए तो एक बार हमारे काम चालू हो गए तो हमें उसके बाद जो है एक कोऑर्डिनेशन या फिर एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करके चलना चाहिए हमारे सारे एक्टिविटीज के बीच में, जिससे कि वो एक्टिविटीज कभी भी रुके नहीं। एंड इसमें हमें मेनली करना क्या होता है, इसमें हमें मेनली ये करना होता है कि हमें हर एक को बोलना होता है कि उसे किसके पास जाके अपना रिपोर्ट देना है एंड उससे किससे रिपोर्ट लेना है, टू whom he is to give orders and from whom he is to take orders। ये हमें एक आदमी को समझाना होगा। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।